तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। 9 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें एक विकल्प सालाना 50,000 रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर सिर्फ 5% जीएसटी लगाने को लेकर है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं जीएसटी घटने की खबर क्या है और कितनी पक्की उम्मीद है इस बैठक से राहत मिलने की? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर अगले हफ्ते सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से राहत भरी खबर आ सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बैठक में जीएसटी दरों को घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल जो बड़ा प्रपोजल है वो ये है कि 50,000 रुपए तक के सालाना प्रीमियम पर जीएसटी दर को घटाकर 5% किया जाए, ताकि लोअर और मिडिल क्लास को राहत दी जा सके। हालांकि जो फिटमेंट कमेटी है उसमें अभी तक कोई ठोस सिफारिश नहीं की है और अलग अलग कई तरह के विकल्प पेश किए हैं, जिस पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिटेल में चर्चा होगी। अगर विकल्पों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पर राहत देने की बात की गई है और इससे करीब 213 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस का अनुमान किया जा रहा है। वहीं अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस में तो यहां पर 4 विकल्प पेश किए गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जो पहला विकल्प है वो ये है कि जो तमाम अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दें तो उससे 3500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर दूसरा जो विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक के कवर पर अगर उन्हें जीएसटी एग्जम्प्ट किया जाए तो उससे 2100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तीसरा विकल्प यह है कि सीनियर सिटीजन को सिर्फ जो वो भुगतान करते हैं प्रीमियम का, अगर उस पर एग्जम्पशन दिया जाए तो इससे 650 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और चौथा विकल्प यह है कि अगर सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस को की दर घटाकर जीएसटी की 5% की जाए तो उससे 1750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होगा। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय होगा कि कौन सा विकल्प वो चुनती है, क्योंकि इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखना होगा कि जो 9 सितंबर को होने वाली बैठक है उसमें किस प्रपोजल पर सहमति बन पाती है। और बहुत उम्मीद है कि जो 50,000 रुपए तक का जो प्रीमियम है सालाना, उस पर 5% जीएसटी पर राहत मिल जाए, उस पर सहमति बन जाए। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। प्याज की कीमतों ने फिर से लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। इससे कुछ राहत मिले इसके लिए सरकार ने दिल्ली एनसीआर में मोबाइल वैन से सस्ता प्याज बेचना शुरू कर दिया है। तो आप कहां और कैसे ले सकते हैं सस्ता प्याज, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। प्याज एक बार फिर लोगों के आंसू निकालने लगा है। दिल्ली एनसीआर में प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जानकार बता रहे हैं कि इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्याज निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये काफी सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। एनसीएफ और नेफेड की ये गाड़ियां हैं। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में घूम फिर करके प्याज की बिक्री करेंगी। प्याज लोगों को 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर तक प्याज की नई फसल आ जाएगी। तब तक सरकार इस प्याज को इन वैनों के जरिए बांटेगी और उसके बाद अक्टूबर से ही लोगों को प्याज के ऊपर थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। तो फेस्टिव सीजन में लोगों पर महंगाई की मार ना पड़े, इसे लेकर भी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। कंज्यूमर अफेयर्स सचिव निधि खरे से हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि त्योहारों में कमोडिटी की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। उनसे खास बातचीत की संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे हैं। सबसे पहले तो बात प्याज की करते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, आपने भी आज फैसला किया कि सस्ती दर पर बेचेंगे। कितना प्याज बेचा जाएगा? हमारे पास जो हमने पीएसएफ में बफर के रूप में रखा है वो करीब 4.7 लाख मीट्रिक टन अनियंस हैं, जो कि काफ़ी समुचित मात्रा में है। लास्ट ईयर अगर कंपैरिजन किया जाए तो करीब 3 लाख मीट्रिक टन था। तो इस बार हमारे पास समुचित मात्रा है। चूँकि हम करीब 550 जो हमारे केंद्र हैं पूरे देश में, हर रोज़ वो जो थोक मतलब सेंटर्स हैं
होलसेल और रिटेल दोनों के वो प्राइसेस भेजते हैं, और इन्हीं का अध्ययन करके हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ भी प्राइसेस अधिक बढ़े हैं वहाँ पर हमें रिटेल इंटरवेंशन करना चाहिए। इस माध्यम से हम लोग 35 रुपये किलो के हिसाब से प्याज उपलब्ध करा रहे हैं उपभोक्ता को, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो प्राइसेस में जो उछाल आया है वो जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा। मैम, इसके अलावा फेस्टिवल सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, तो आपकी पूरी नज़र है कि दालों के, एडिबल ऑयल के दाम ना बढ़े? तो जैसा आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से इतनी अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल एक्चुअली तुअर और खरीफ में जो उड़द एक प्रोमिनेंट पल्सेस की फसल है वो बहुत अच्छी हुई है। उसकी अगर सोइंग भी देखी जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक बढ़ी है। तो इससे मार्केट को भी एक संदेश है। प्राइसेस ऑलरेडी, मंडी प्राइसेस दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और ये आपको रिटेल में भी दिख रहा है। तो निरंतर दालों के प्राइसेस कम हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर एडिबल ऑयल भी देखें तो भी उसके प्राइसेस पूरी तरह से स्टेबल हैं। सब्जियों में अगर देखा जाए तो टमाटर और आलू दोनों एक बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस पे उपलब्ध हैं। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मार्केट्स की हाइलाइट्स। देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो ऑल टाइम हिट करने के बाद निफ्टी में आज कंसोलिडेशन का दिन था। मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी थी, हालांकि जो ग्लोबल क्यूज थे उसके चलते बाजार में ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई। सिलेक्टिव अगर हम बात करें तो आज रियल एस्टेट और ऑटो स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि मेटल, बैंक, पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी का माहौल था। रिलायंस और भारती, ये दो स्टॉक्स थे जहां सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दी निफ्टी के लिहाज से। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे यतिन कि किन सेक्टर्स में एक्शन और कहां सुस्ती दिखी। देखिए, अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन में सबसे ज्यादा आज प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन था। स्टॉक में लगभग 3% का अपटिक आपने देखा। इसके अलावा विप्रो, बीपीसीएल, आईटीसी जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखा। लूजिंग साइड पे अगर हम बात करें तो निफ्टी के टॉप लूजर्स में कोल इंडिया, सिप्ला, एमएनएम और ब्रिटानिया जैसे काउंटर दिखाई दे, और ऐसे भी ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग का माहौल था। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो येस्टरडे जो लिस्टिंग हुई थी प्रीमियम एनर्जी, उसके यहाँ 20% का आपने अपर सर्किट देखा। तो अच्छी लिस्टिंग के बाद आज भी स्टॉक में मोमेंटम रहा। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो, यूटीआई, एएमसी और केईसी इंटरनेशनल जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ नजर पड़ा। स्टॉक्स जहाँ प्रॉफिट टेकिंग थी, खास करके सीसीएल प्रोडक्ट्स, येस्टरडे के मूव के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग। मझगांव डॉक, ऑयल इंडिया जैसे पीएसयूज में भी मुनाफा वसूली, और प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में भी आपने लगभग 5% का डाउनटिक देखा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। मुंबई स्थित सेबी हेडक्वार्टर के बाहर आज सेबी के करीब 800 कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनके दफ्तर का कामकाजी माहौल खराब हो चुका है। कर्मचारियों के मुताबिक सेबी के बड़े पदों पर बैठे लोग न सिर्फ बात बात पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बल्कि सार्वजनिक तौर से कर्मचारियों को अपमानित भी करते हैं। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उन्हें अनरियलिस्टिक केआरए टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसके चलते उन पर काम का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। इस मामले में कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को 6 अगस्त को पत्र भी लिखा था, और आज कर्मचारी सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 67 नामों का ऐलान किया गया है। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है। 25 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 9 विधायकों का टिकट इस बार काट दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा अरविंद शर्मा को गुहाना सीट से टिकट दी गई है, और साथ ही साथ घनश्याम अरोड़ा यमुना नगर से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा के सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है, और चुनाव नतीजों की बात करें तो ये 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे।
तो क्या हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी या विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी की नैया फिर से पार लगा देगा? कैसा है इस बार हरियाणा का दंगल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सिंगापुर के दौरान सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा अब इस समझौते के बाद भारत में सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों की एंट्री का रास्ता आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इस समझौते से कई फायदे होंगे। पहला, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील अगर मध्यस्थता करे तो वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि युद्ध शुरू होने के कुछ हफ्तों में ही रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में एक प्राथमिक सहमति बनी थी। इस सहमति के आधार पर बातचीत फिर से शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच क्या सहमति बनी थी, ये कभी सार्वजनिक नहीं हुआ और ना ही इस पर कभी बात आगे बढ़ती हुई दिखी। लेकिन अब खास बात यह है कि यूक्रेन के ताजा हमलों के बाद रूस ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहले रूस और हाल ही में यूक्रेन गए थे। उस वक्त भी शांति के लिए बातचीत पर चर्चा हुई थी। अब पुतिन के बयान से शांति के प्रयास शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑटो कंपनियों के संगठन फाडा ने बढ़ती इन्वेंट्री को लेकर चेतावनी जारी की है। फाडा ने बैंकों और एनबीएफसी से भी अपील की है कि ज्यादा इन्वेंट्री वाले डीलर्स की फंडिंग सोच समझकर करें। फाडा के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने भी ज्यादा इन्वेंट्री होने की बात कही है। कुछ ओईएम ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया हम बिलिंग कम कर रहे हैं या होलसेल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि अगस्त माह में जो है होलसेल जो है करीब 20-25 हजार जो है रिटेल से ज्यादा चल रहा है। तो डेफिनेटली इन्वेंट्री बढ़ी होगी। आज मेरे अनुमान से, अभी रिपोर्ट फाइनल नहीं है, पर 70 दिन से ऊपर की मिनिमम इन्वेंट्री जा चुकी है डीलरों के पास। कुछ ये भी जो डीलरों से फीडबैक आ रहे हैं कि कुछ डीलर, चूंकि फेस्टिव सीजन सामने पे है और पूरा का पूरा एक ही महीने पे है, कुछ डीलरों ने स्टॉक एक्यूमुलेशन भी चालू किया है, तो उसके कारण भी इन्वेंट्री डेज बढ़ सकते हैं। पर एक निश्चित रूप से एक अपन ऑल टाइम हाई इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं और सही मौका है अपने पास सामने फेस्टिवल सीजन में कि हम अपनी इन्वेंट्रीज को एक कंफर्टेबल लेवल पे लेकर आए। पर साथ ही साथ ओईएम जब तक अपनी होलसेल को रिटेल से अलाइन नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फाडा ने आखिर कंपनियों को आने वाले किस संकट से आगाह किया है, बताने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, बताएं, बढ़ती हुई इन्वेंट्री कितना बड़ा संकट हो सकता है जिसके जो आगाह किया जा रहा है फाडा की तरफ से?
जी बिल्कुल, जो उन्होंने एक बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर पेश किया है, जो आंकड़े कहते हैं इस वक्त देश भर में कुल मिला के 7.8 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है डीलर्स के पास। अगर कुल वैल्यू की बात करें तो लगभग 78,000 करोड़ की ये गाड़ियां हैं और अगर डेज में हम इन्हें देखें तो लगभग 75 दिनों की इन्वेंट्री है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 60 दिनों से ज़्यादा अगर इन्वेंट्री है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अभी जो सिचुएशन हो गई है वो 75 दिनों की हो गई है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो जो डीलर्स हैं उनके ऊपर भी दबाव है कि इन्वेंट्री को क्लियर करने का, इसलिए डिस्काउंट आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे। लेकिन डीलर्स का कहना है कि ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है क्योंकि जो OEMs हैं, कार कंपनियां हैं, वो लगातार सप्लाई बढ़ाई जा रही हैं और बिलिंग की जा रही है। तो एक तरफ उन्होंने एक SOS भेजा है कार कंपनियों की कि आप जो अपनी बिलिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। दूसरी तरफ जो NBFCs है या बैंक है उनसे इनका कहना है कि आप OEMs के दबाव में आके जो फंडिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें और जिस डीलर के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है उसको अभी फंडिंग ना दें। कुल मिला के जो इनका कहना है कि बारिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जो हम फेस्टिव सीजन में एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं सेल्स की, उसको थोड़ा सा डेंट कर सकता है। जो बारिश हो रही है, कई सारे अत्यधिक बारिश हो चुकी है तो रूरल सेंटीमेंट थोड़ा सा डेंट हो सकता है। इसलिए कुल मिला के आने वाले दिनों में इन्वेंट्री को कम करना प्रायोरिटी है फाडा के मुताबिक। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। मर्सिडीज बेंज ने आज अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में मायबाक EQS 680 SUV को लॉन्च कर दिया है। भारत में लग्जरी सेगमेंट में मायबाक सीरीज की ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी शुरुआती कीमत 2 करोड़ 25 लाख है। इस गाड़ी में 648 bhp की पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर है। ये कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में ही पकड़ती है। एक चार्ज में इसकी रेंज 611 किलोमीटर की है। इस शानदार लग्जरी कार में 56 इंच की स्क्रीन और मसाज सीट भी अवेलेबल है। ये गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटले को सीधी टक्कर देगी। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि स्मार्टफोन हमारी बातचीत सुनते हैं, मगर ऐप डेवलपर्स से लेकर स्मार्टफोन मेकर्स इसे नकारते रहे हैं। लेकिन एक मार्केटिंग फर्म ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या वाकई में ही फोन आपकी बातें सुनते हैं? इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।